नमस्कार दोस्तों। आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंधु सभ्यता। और ये लूसेंट से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जो होती है C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। तो इसके बारे में हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो C14 विधि है उसको ही माना गया है, और उसकी जो डेट है सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता की किस डेट से किस डेट तक रहा था, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है C14 तिथि के अनुसार। और इसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार रूप में है। तो त्रिभुजाकार रूप में इस टाइप में इसका विस्तार था, ऐसे इस टाइप में। और सिंधु सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, मतलब सिंधु सभ्यता की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और इन्होंने की थी किसकी, हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल था वो इन्होंने खोजा था सबसे पहले, दयाराम साहनी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें बात की गई है सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। तो कुछ लोग इसको द्रविड़ मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये भूमध्य सागरी थे, लेकिन इसको बोला गया आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, तीन चीज़ों में बांटा गया है इसको, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो उसके अनुसार अगर हम कहें तो आद्य ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि जो चीज़ें हैं, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हम लोग। तो वो आपका हो गया आद्य ऐतिहासिक। मतलब कुछ चिन्ह मिले हैं, प्रतीक चिन्ह टाइप ऐसे मिले हैं कुछ भी, और उनको पढ़ना संभव नहीं है, वो आद्य ऐतिहासिक हो गया। और ऐतिहासिक मतलब हो गया जो लिखे हुए हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं वो। आगे देखते हैं। और इसको जो युग है वो आपका ब्रॉन्ज युग यानी कांस्य युग माना गया है, क्योंकि इसमें कांसे का स्टार्टिंग हो गई थी, तो कांस्य युग में रखा गया है इसको। सर जॉन मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। इन्होंने, सर जॉन मार्शल जो उस समय थे, इन्होंने की थी 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की, इन्होंने जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे उस समय उन्होंने की थी। सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल दास्क नदी किनारे स्थित सुतको गैंडोर बलूचिस्तान पूर्वी पुरा स्थल, मतलब इनका क्या है, चारों का जो वर्गीकरण किया गया है तो उसको मैं एक बार आपको मैप के आधार पर बता देता हूँ कि ये है जो आपका इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दैमाबाद, यहाँ पे आपका हो जाएगा सुतको गैंडोर, और इधर हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, और ऊपर वाला हो जाएगा मांदा ये। और ये ऐसे करके त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। तो ये आपका जो सुतको गैंडोर है, ये आपका हो जाएगा दास्क नदी किनारे, ठीक है। ये मांडा जो है वो आपका चिनाब नदी किनारे हो जाएगा, चिनाब नदी किनारे। और ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी किनारे हो जाएगा। और ये आपका है दायमाबाद है। और ये गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे कह सकते हैं इसको। ये इसमें दिया गया है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो ये मतलब उस समय नगरीय सभ्यता थी। तो पहले ग्रामीण सभ्यता रही हुई, उसके बाद ही तो नगरी आएगी। तो ये उस समय की बहुत ही विकसित सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी और काफ़ी रहे होंगे, बट हमें साक्ष्य इसके मिले तो कह सकते हैं कि ये नगरीय सभ्यता, मतलब उससे पहले भी लोग रहे होंगे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। मतलब जो भी नगर मिले हैं उनमें 6 बड़े नगर मिले हैं, ये बात कही गई है। तो इनमें मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा नगर है। सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, पूरे टोटल जो मिले हैं उसमें से। उसके बाद हड़प्पा है, उसके बाद गढ़वारी वाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। अब जैसे राखीगढ़ी है, तो ये राखीगढ़ी क्या है, हरियाणा मिला हुआ है, और ये भारत में प्राप्त
जितने भी भारत में मिले हैं स्थल, उनमें सबसे बड़ा स्थल अगर कोई बात की जाए तो राखी गढ़ी है वो। लेकिन अगर टोटल की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। मतलब स्वतंत्रता के बाद में लेते मोस्टली तो वो गुजरात में बहुत ज़्यादा स्थल मिले हुए हैं इधर, जैसे धौलावीरा ये सब जो मिले हुए हैं वो सब गुजरात के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो इसमें दिया है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो गंगा नदी है, जो कि हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। तो अभी क्या है कि राखीगढ़ी, अब राखी क्या है, राखी सूरज ने बंधवा ली, या फिर मतलब जो राखी होती है वो क्या होती है, सूरज टाइप की होती है, ऐसे टाइप की होती है ना राखी, इस टाइप की। तो ये इससे भी याद रख सकते हैं कि राखी गढ़ी खोज किसने की थी, सूरजभान ने, क्योंकि राखी जो होती है वो सूरज टाइप की होती है, इसलिए एक छोटी ट्रिक है, याद करने के लिए रख सकते हैं हम इसको। लोथल, इसमें बताया गया जो लोथल है वो सुतकोटदा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो अभी लोथल क्या है, लोथल जो गुजरात में है, वो सुतकोटदा ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, तो उधर ठीक है। ये लोथल जो था वो बंदरगाह इसको था वहाँ पे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो इसमें कालीबंगन ये है, राजस्थान में मिला हुआ है। कालीबंगन एक काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसको कालीबंगन। तो इसमें दो चीज़ें मिली हैं, एक जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट है। तो जुते हुए खेत का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। तो जुता हुआ खेत कहाँ से है, कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है वो सबसे बड़ा स्नानागार है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। स्नानागार मतलब क्या होगा, स्विमिंग पूल है, संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत क्या है, वो उतना बड़ा गड्ढा है खोदा गया था उसका, वो इमारत है जिसका जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है उसमें 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये इस टाइप का है। तो ये स्विमिंग पूल है। वहाँ पे कुछ बता रहे थे, मतलब बताया या अनुमान लगाया लोगों ने जो भी है कि कोई मतलब ये उनका पूजा या कुछ ऐसा टाइप वो करते थे, कुछ पर्व टाइप मनाते थे, तो उसमें नहाते थे, सामूहिक रूप से नहाते थे। तो वही उन्होंने स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ी बिल्डिंग के पास में। अग्निकुंड के जो है, अग्निकुंड है लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मतलब लोग अग्निकुंड टाइप जो थे वो लोथल और तुम्हारे कालीबंगन वगैरह से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, सील जो थी सिल्लखड़ी टाइप की, जो सीलें बनती थी, सिल्लखड़ी की सीलें थी, 3 मुख वाले, तो 3 मुंह थे उनके देवता के, जो पशुपति, मतलब ये भगवान शिव के टाइप, भगवान शिव का रूप समझ सकते हैं इसको। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिनके चारों ओर कौन था, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा, ये 4 चीज़ें विद्यमान थी, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, सिंधु सभ्यता में कहीं भी शेर यानी सिंह का कुछ भी, मतलब शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब वो लोग शेर से अपरिचित थे, मतलब शेर वहाँ नहीं था, ये कहा गया है इसमें। उसके बाद मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज युग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांसा की शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसको ब्रॉन्ज युग भी ऊपर बताया गया है कि बोलते हैं। नर्तकी मतलब एक एक मूर्ति टाइप है, वो कांसा की बनी हुई है, ऐसे एक लेडीज़ की मूर्ति है, वो कांसा की बनी हुई है। वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वही सिल्लखड़ी की मोहरें हैं, उन पे एक श्रृंगी पशु मतलब एक सांड बना हुआ है, एक सांड है, उसका एक ही सींग है, एक सांड की आकृति है, उस पर एक सींग लगा हुआ है, और ये लोग इसकी पूजा करते थे, और वो सबसे ज़्यादा मतलब उनकी मोहरों में मिला हुआ है, हड़प्पा की मोहरों पे। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा दिखाया गया है। तो मतलब एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो ये मतलब इससे ये साबित होता है कि ये लोग स्त्री, मतलब इसमें प्रधानता थी, और ये मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, इसी से मतलब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो, चनहूदड़ो ये है पाकिस्तान में आपका, और ये लोथल तो आपको बताया ही था हमने, गुजरात में है। तो यहाँ से मिले हैं, और लोथल आपका बंदरगाह भी था लोथल।
तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने में रहे हैं। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। यही लिपि है जो हम पढ़ नहीं पाए हैं। भाव चित्रात्मक का मतलब कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं जिनको हम समझ नहीं पाए, कुछ अजीब टाइप के हैं और मतलब वो भाव से समझे जाते हैं। भाव चित्रात्मक थी कोई लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जा रही थी। ये मतलब उल्टा लिखते हैं, ऐसे इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ चलेगी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं, मतलब इसमें जस्ट अगर दो पंक्तियों का है तो वो उल्टा हो जाता था। ये इसमें बात कही गई है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये लिस्टिंग एक मिनट, हाँ ये देख लेते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए, लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। मतलब अगर बात की जाए तो सुमेरिया, लेखन की स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्टिंग की गई थी? सुमेरिया की सभ्यता से की गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति का मतलब क्या हो गया? अगर जैसे बात की जाए ग्रीड पद्धति की, तो ग्रीड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति का मतलब हो गया कि ये ग्रिड पद्धति हो गई, ये वाली ये ग्रिड पद्धति हो गई। ये घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पे था। मतलब ये एरिया थे जैसे आजकल सेक्टर्स टाइप में बटा हुआ है, वो उस टाइप का ग्रिड पद्धति। ये ग्रिड पद्धति हो गई आपकी। इसमें ये बने थे घर, ये ऐसे। और ये सड़कें जो थी 90 अंश पे काटती थी एक दूसरे को। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब जो घरों के दरवाजे थे वो मेन रोड पे घर रहेगा, जैसे ये मेन रोड है इस पे घर रहेगा, लेकिन घरों के दरवाजे एक पीछे साइड रोड रहती थी, इस पे दरवाजे और खिड़कियाँ खुलते थे। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सड़क से जो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह वो अंदर ना आए, इसलिए इन्होंने पीछे की तरफ खोला था ये। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो जो लोथल है, लोथल वही गुजरात वाला जो नगर है, उसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सबके पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ये दो चीज़ों की खेती करते थे, गेहूं और जौ की। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का, मतलब अगर मिठाई का यूज करना है तो इनको ये शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनावली से, मतलब मिट्टी से बने हल्का मतलब हो गया कि मतलब एक हल बना हुआ है, छोटा साल मिला था मिट्टी टाइप का, वो मतलब खिलौना टाइप का, वो आपका मिला है बनवाली से, बनावली से जो हरियाणा में है। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात की जगह हैं। से चावल के दाने मिले हैं, चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिनसे धान की खेती के होने का प्रमाण, मतलब यहाँ पे धान की खेती भी होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, लोथल से मिले थे। लोथल गुजरात, रंगपुर दोनों गुजरात में ही है। उसके बाद आगे बात की जाती है सुतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सिंधु सभ्यता घोड़े के अस्थि पंजर। मतलब घोड़े से लोग ज़्यादा तो परिचित नहीं थे, लेकिन अस्थि पंजर मिले हैं तो शायद ये थोड़े बहुत परिचित रहे होंगे। सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल, तीन जगह से, सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से। उसके बाद तौल की जो संभवतः 16 के अनुपात, मतलब कुछ चीज़ें अगर तौलते थे तो वो 16 के अनुपात में इनके पास जो भी बांट रहे होंगे वो 16 के अनुपात में रहे होंगे। उसके बाद सैन्य सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों तथा 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उस समय भी उपयोग होता था, या तो 2 पहिए वाली थी वो या 4 पहिए वाली थी, इस टाइप की यूज करते थे। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा जो शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। तो मेसोपोटामिया में इन्होंने जो अभिलेखों में कुछ चीज़ें लिखी हैं वो मेलुहा करके लिखा है, तो वो सिंधु सभ्यता से ही है। उसके बाद संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन बड़े वर्ग के हाथों में था। तो मतलब कह सकते हैं हड़प्पा जो संस्कृति है बड़े वर्ग के हाथों में था, मतलब जो शासन था वो बड़े वर्ग चलाता था। बड़े मतलब क्या है, व्यापारी वर्ग ही इसमें मेन था, तो वही बड़े वर्ग है। और इसमें क्या गया है, पिग्गट जो हैं उन्होंने बताया है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। पिग्गट जो हैं उन्होंने बताया कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि मोहनजोदड़ो है वो पंजाब के सिंध प्रांत में है, ये आपका सिंध एरिया में हो गया। और ये हड़प्पा जो है वो है तो पंजाब में ही, मतलब है तो पाकिस्तान में ही, लेकिन ये पंजाब में है, पंजाब प्रांत में है। और ये सिंध सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान के। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी जो बताया था मानकर उसकी पूजा करते थे।
वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता के लोग मतलब पूजा करते थे ये लोग, लेकिन ये प्राकृत पूजक थे। मतलब वृक्ष की पूजा करना, शिव की पूजा करना, क्योंकि वो जो तीन सिर वाले देवता थे उनकी पूजा करते थे, तो वो शिव से ही संबंधित थे। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह मतलब ये वाला जो चिन्ह है जो अपने यहाँ बनाते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह है, और ये शायद हड़प्पा संस्कृति की देन बता रहे हैं। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान, मतलब सूर्य की उपासना भी ये लोग करते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर नहीं है, यहाँ पे मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। वही मातृ देवी। सिंधु सभ्यता में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुवड़ वाला जो सांड था या एक सिंग वाला जो था वो उसकी भी पूजा करते थे। स्त्री मृण मूर्तियां मतलब मिट्टियों की मूर्तियां सर्वाधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ये भी इसमें बात कही गई है। आगे देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हम विदेशी चीज़ें व्यापार करते थे। तो अगर बात की जाए तांबा हम कहाँ से लाते थे, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, इन सब जगह से लाते थे तांबा। चांदी, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है। सोना, सोना तो कर्नाटक में, अफगानिस्तान में, ईरान में। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से, और सीसा ईरान से लाते थे ये लोग। उसके बाद ये नीचे सीधा देख लेते हैं कि ये किसने किसकी खोज की है। तो हड़प्पा की आपको बताया था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है 1921 में। और माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ये इसमें साथ में रहे थे। और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी किनारे हड़प्पा। हड़प्पा वैसे लोग सिंधु नदी किनारे ध्यान रखता है क्योंकि सिंधु सभ्यता नाम है, लेकिन हड़प्पा है रावी नदी किनारे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो आपका है सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। और मोहनजोदड़ो की राखालदास बनारस जी ने खोज की थी 1922 में, मैके और व्हीलर इनके साथ में थे। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो है सिंध प्रांत में ही है, ये भी सिंध नदी किनारे है। और इसकी खोज की थी मजूमदार ने। चनहूदड़ो की मजूमदार मैके और मजूमदार ने की थी। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन बताया था राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगन है घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे है कालीबंगन, मतलब काली चूड़ियाँ बोलते हैं इसको। और इसकी अब जैसे काली चूड़ी है तो काली चूड़ी है लाल और थापर, दो लोग हैं, मतलब नाम इसका काला है लेकिन इसके जो खोज करता है वो लाल है, थापर हैं। तो बोला था काली चूड़ियाँ लेके आओ, लेकिन लेके आ गई ये लाल चूड़ियाँ, तो उससे लाल एवं थापर। ये भी एक ट्रिक याद कर सकते हैं हम लोग। कोट दीजी, कोट दीजी है वो सिंधु नदी किनारे है। और ये फजल अहमद ने इनकी खोज की थी। रंगपुर, रंगपुर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ही गुजरात का काठियावाड़ जिला है, और ये मादर नदी किनारे है। उसके बाद रंगपुर से बिल्कुल याद रख सकते हो, रंगनाथ ने इसकी खोज की थी, रंगपुर रंगनाथ। उसके बाद रोपड़, रोपड़ आपका कहाँ है, रोपड़ आपको पता ही है सतलज नदी किनारे है ये। और इसकी रोपड़ की खोज की थी आपकी शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की। उसके बाद है लोथल, लोथल है आपका भोगवा नदी किनारे, लोथल हो गया आपका भोगवा नदी किनारे, गुजरात में ये भी है। और इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने, मतलब गुजरात में जो खोजें की थी रंगपुर भी रंगनाथ राव ने और लोथल की भी रंगनाथ राव ने की थी। आलमगीरपुर ये हिंड नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में, और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है। उसके बाद सुतको गैंडो दास्क नदी किनारे है, और इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने। उसके बाद बनमाली, बनमाली आपको बताया था हरियाणा में है, इस रंगोई नदी किनारे है, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने, आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। उसके बाद धौलावीरा जो है वो लूनी नदी किनारे है, गुजरात के कच्छ जिले में है, और इसकी खोज की थी जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट यानी आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की। और सोत कहा सादी कौर जास डेल ने की थी इसकी खोज। देख लेते हैं आगे। सैंदबवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, मतलब अगर वस्त्र कौन से पहनते थे वो सूती पहनते थे और ऊनी, दो टाइप के वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए सैंदबवासी मछली पकड़ते थे, मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। जो उस समय साधन रहे थे वो ये नॉर्मल थे जो वो करते थे। सिंधु घाटी के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, मतलब अगर बात की जाए तो वो कौन से बर्तन यूज करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, और उस पर थोड़ा जो डिजाइन निकालते थे वो काले रंग की रहती थी। ठीक है। उसके बाद सिंध घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब उनको तलवार लड़ाई लड़ाई ज़्यादा ये लोग करते नहीं थे, तो इसलिए तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए, मतलब इसमें क्या था, दो शहर होते थे, एक निचला पार्ट एक ऊंचा वाला पार्ट।
तो जो ऊंचा वाला था इसमें हाई प्रोफाइल लोग रहते थे और नीचे वाले में नॉर्मल लोग रहते थे, सामान्य लोगों के रहने के लिए, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किला से घिरा हुआ था। ये हमेशा ऊंचा वाला पार्ट हमेशा किला से घिरा रहता था, नीचे वाला नॉर्मल था, लेकिन इसका कालीबंगन का नीचे वाला भी किला से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, जो बताया था, काली चूड़ियाँ हैं। और ये लेके क्या आए थे, लाल एंड थापन इनकी खोल की थी, लाल चूड़ियाँ ले आए थे। ये ट्रिक हमने बताई थी। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि यहाँ पे पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने का और अग्नि पूजा के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हुए हैं। ये यहाँ बात कही गई है। आगे देखते हैं, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। मतलब वहाँ पे भी उस समय भी पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति तो शुरू से चली आ रही, तो वो भी प्रचलित थी उस समय। शवों को जलाने के लिए इसमें बात की गई, शवों को जलाने और गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, अब अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें प्रचलित थी। तो हड़प्पा में क्या करते थे, ये शवों को दफना देते थे, और मोहनजोदड़ो में जला देते थे। जोदड़ो मतलब जला दिया, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधान मिले हैं। मतलब लोथल जो गुजरात में और कालीबंगन राजस्थान में है, इसमें युग्म समाधान मिले हैं, समाधियाँ मिली। मतलब युग्म मतलब दो लोग एक साथ में, युग्म। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ बताया गया है, कि बाढ़ जो सिंधु नदी में बाढ़ आती थी उसकी वजह से ये खत्म हो गई सभ्यता। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा, मतलब जो टेराकोटा जो आग में पक जाती है मिट्टी, उसको टेराकोटा बोलते हैं ये लोग। ये इसमें कहा गया है।